नमस्ते, निखिल और अभिषेक आपका स्वागत करते हैं राजदूत में। आज हमें 3 देशों की यात्रा करनी है, सीरिया, नेपाल और अपडेट्स हम लेंगे साउथ कोरिया के भी। सीरिया हम पहले इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जैसे हमने आपको पिछले कुछ एपिसोड्स में बताया था, वहाँ पे बगावत दोबारा तीव्र हो रही है। असद के रेजिम को एक बार फिर एक थ्रेट खड़ा हुआ है। एक नए नायक का उदय भी हुआ है, अल गोलानी नाम के। अभिषेक, हमने अपने दर्शकों को पहले बताया ही था, आपने बताया कि अरब स्प्रिंग बराबर का एक थ्रेट है असद के रेजिम के लिए। पहले उन्होंने अलेप्पो पे कब्जा किया, अब खबर आ रही है कि उन्होंने हमा पर भी अपना फ्लैग लहरा दिया है। क्या चल रहा है सीरिया में? जी, जैसे हमने बात की थी अरब स्प्रिंग इसलिए हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि वो लोगों ने शुरू किया था, आम लोगों ने। जो इस बार जो गुट है हयात तहरीर अल सम, उसको बहुत सारे देश और यूएन भी आतंकी संगठन मानता है। गोलानी को भी आतंकवादी ही माना जाता है। इसके लिंक जो है ISIS, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, और अलकायदा इन सीरिया से जुड़ते हैं, इनका लिंक। और ये इराक में लड़ने गया गोलानी, और इसके जो पिता थे उनका जो लिंक है वो गोलन हाइट्स से जुड़ता है। तो गोलन हाइट्स जिस पर इजराइल का कब्जा है, और इस वजह से भी इसको जोलानी या गोलानी इस तरह दोनों नाम चल रहे हैं। इसलिए ये इजराइल का विरोध करता है। इसलिए मतलब इजराइल का जो तर्क है वहाँ की मीडिया में जो छप रहा है, सरकारी मीडिया और जो सरकारी बयान आ रहे हैं, उसमें ये तर्क दिया जा रहा है कि जो इसका उभार है, जो ये कभी शुरू हुआ था सेकेंड इंतिफादा के दौर में। इंतिफादा कहते हैं हिंसक विद्रोह की श्रृंखला को, जो फिलिस्तीन में शुरू हुआ था इजराइल के कब्जे के खिलाफ। तो उससे इंस्पायर्ड है ये। इसलिए इनका मानना है कि नहीं, ये हमारा आदमी नहीं है। तो HTS जो गुट है वो अभी हमा से आगे निकलकर होम्स की तरफ बढ़ रहा है। होम्स तीसरा सबसे बड़ा शहर है सीरिया का, और जो हमा है वो चौथा सबसे बड़ा शहर है। दूसरा सबसे बड़ा शहर अलेप्पो था, उस पर वो पहले ही कब्जा कर चुके हैं। फिर उसके बाद सिर्फ बचेगा होम्स के बाद दमिश्क बचेगा। और हमा और होम्स के बीच में जो दूरी है वो लगभग 50 किलोमीटर की है, और वो रास्ता बताते हैं, जो रिपोर्ट्स में भी आया है, कि वो खाली है। तो उसमें सीरिया की जो सरकार है, बशर अल असद जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनका एकमात्र सपोर्ट था रसिया का एयर सपोर्ट। उसी की बदौलत वो टिके हुए थे। और वो रसिया चूंकि अभी यूक्रेन में उलझा हुआ है, तो वो उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे ही HTS होम्स पर कब्जा करेगा, दमिश्क उनके लिए 150 किलोमीटर बचेगा, और फिर वो राह बहुत आसान हो जाएगी। होम्स पर कब्जा होना इसलिए बड़ी बात है क्योंकि उसको एक तरह से आप मान लीजिए चौक है, चौराहा। वहाँ से जो रास्ता जाता है, एक जाता है दमिश्क की तरफ राजधानी, एक रास्ता जाता है भूमध्य सागर की तरफ। सीरिया आप देखेंगे तो उसका जो पश्चिमी इलाका है वो भूमध्य सागर से लगा हुआ है। उसी से नेवल बेस, वहाँ पे एक टार्टस नेवल बेस है जहाँ पर रसिया की नेवल फोर्स रहती है। एक इलाका फिर आपको लकातिया की तरफ जाता है। उस तरफ जो बशर अल असद हैं, उनका होमलैंड, जो उनके पिता थे, उनका गृह जिला उस तरफ है। और वहाँ पर जो अलवी सेक्ट है सिया के, उनके बहुत सारे लोगों की आबादी रहती है जो उनके सपोर्ट में है। तो होम से कब्जे के बाद दमिश्क उनके लिए, HTS के लिए बहुत आसान हो जाएगा, और बहुत संभावना है कि असद की सरकार जा सकती है। मैं इसी बारे में जानना चाह रहा था कि असद को अगर किसी चीज़ ने बचाया तो एक उनकी राह आसान हुई तब जब आईसिस के खिलाफ रूस भी आया और आईसिस के खिलाफ वेस्टर्न एलाइज भी आया, और दोनों ने मिल करके उनको फ्लश आउट किया। जो रशियन सपोर्ट था उसने असद को अपना रेजिम प्रिजर्व करने में मदद की। वहाँ जहाँ दमिश्क को उन्होंने एयर सुपीरियरिटी दी, उसको एक एयर कवर दिया, और जो बाकी बड़े शहर थे, अलेप्पो पे पहले भी कब्जा हुआ था, वहाँ से उन्होंने जो विद्रोही थे उनको खदेड़ा। तो ज़मीन पे लेकिन रूस की उतनी मौजूदगी रही नहीं। क्या अब ऐसा हुआ है कि रूस क्योंकि यूक्रेन में बहुत बिजी है, इसलिए उसके जो हवाई जहाज़ हैं वो उतनी उड़ानें वहाँ भर नहीं पा रहे हैं, और इसका फ़ायदा HTS को मिल रहा है? बिल्कुल। जब आप देखेंगे वीडियो जो आ रहे हैं, जब उन्होंने हमा पर कब्जा किया तो जो फाइटर जेट्स थे वो ऐसे ही आपको एयरफील्ड्स में मिल जाएंगे, खाली छोड़कर भाग गए हैं। मिलिट्री व्हीकल्स ऐसे ही खाली पड़े हैं। सीरिया की जो आर्मी है उनका कहना है कि हम रीडिप्लॉय कर रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वो भागे हैं, इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। जिस तरह का ऑफेंसिव HTS ने चलाया है, और HTS को सपोर्ट है तुर्की का आगे जिक्र आएगा। और मैं एक बार लिस्ट बता देता हूँ कि कौन कौन से देश वहाँ पर जिनके हित हैं और वो किसी न किसी तरह किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा उसमें सपोर्टर है असद का, ईरान, क्योंकि ईरान को सीरिया के जरिए एक लिंक मिलता है इजराइल तक पहुंचने का। लेबनान में हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला ईरान का प्रॉक्सी गुट माना जाता है। ईरान के बगल में आपको इराक मिलेगा,
वहाँ भी उनके समर्थन वाली सरकार चल रही है। असद तो ईरान के समर्थक है ही और हिजबुल्लाह तो है ही, तो और लेबनान के पास में इजराइल। तो वो सप्लाई लाइन है हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाने की, और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों का जो समूह है उसको भी सप्लाई पहुंचाने का वो रास्ता है। इसीलिए इजराइल सीरिया में और इराक में एयर अटैक्स करता रहता है। दूसरा आपको मिलेगा इराक, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि वो वहाँ समर्थन वाली सरकार चल रही है ईरान के, हिजबुल्लाह भी वही है। हिजबुल्लाह के साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा जब 2011 में अरब स्प्रिंग हुई और ईरान ने अपनी ट्रुप्स बाद में भेजे, जो IRGC है उसको बाद में भेजा। सबसे पहले जो असद की तरफ से लड़ने आए वो हिजबुल्लाह था। हिजबुल्लाह एक तो कोई स्टेट एक्टर नहीं है, तो उसको ऐसे खारिज करना आसान है। ईरान ये भी बता सकता है कि हमारे इनके साथ कोई संबंध नहीं है। फिर आपको एक मिलता है रूस का। रूस आया 2015 में, क्योंकि तब तक असद को बहुत नुकसान हो रहा था। रूस की एक नज़र वहाँ सीरिया का जो वेल्थ है, नेचुरल वेल्थ, तेल और गैस, उस पर है। और वो भी चाहते हैं कि मेडिटेरेनियन में उनका भी एक बेस हो, या उनके पास में कोई एक फ्रेंडली लोकेलिटी हो वहाँ पे, जहाँ से वो भूमध्य सागर में अपनी एक प्रेजेंस रख सके। बिल्कुल, और उनकी दोस्ती ईरान से भी है, तो उस वजह से भी उन्होंने मांगा होगा सपोर्ट, तो वो आए होंगे। फिर आपको मिलता है तुर्की जो है सीरिया के ऊपर की तरफ, यानी नॉर्थ की तरफ, आपको मैप पे दिखेगा। और वो जो इलाका है उनके बॉर्डर का, इराक, सीरिया और तुर्की का, उस इलाके में कुर्दिश गुट हैं जिनको तुर्की जो है वो आतंकी संगठन मानता है। आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो 2011 में जो अरब स्प्रिंग होती है उस वक्त आप देखते हैं कि अर्दोआन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं 2002-03 से, उन्होंने सीधे धमकी दी असद को, आप सरकार से उतरिए, कुर्सी छोड़िए और यहाँ से हटिए। और वो सपोर्ट करते हैं वहाँ एक गुट को, और क्योंकि उनका था कि ये जो यहाँ इस इलाके में कुर्दिश फाइटर्स हैं वो जाते हैं उनके यहाँ लड़ने के लिए, आतंकी हमले करते हैं, इसको हटाना है। तो फिर उन्होंने उनको सपोर्ट किया। और दूसरी चीज़ जो ये हुई कि जब सीरिया क्राइसिस हुआ तो बहुत सारे रिफ्यूजी वहाँ पहुँचे। अभी 30 लाख के करीब हैं वहाँ तुर्की में, और उसको लेकर वहाँ के लोग जो हैं काफ़ी गुस्से में हैं। आपको दंगे की खबरें मिल जाएंगी। वहाँ की पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा है जो इसकी मांग कर रहा है कि रेफ्यूजीज़ को, सीरियन रेफ्यूजीज़ को यहाँ से निकाला जाए। तो असद उस समय कमज़ोर थे, इसीलिए तुर्की ने तब मदद की। लेकिन जब बाद में असद मजबूत हुए और जो अरब एलाइज थे, अरब कंट्रीज़ थी, उन्होंने फिर से असद के साथ दोस्ती की, सीरिया को अरब लीग में वापस लिया गया, फिर तुर्की की हालत थोड़ी कमज़ोर हुई। तो वो अभी इस स्थिति में है कि आपको ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स में ऐसा लिखा मिल जाएगा कि अर्दोआन इज़ ऑलमोस्ट बेगिंग, मतलब गिड़गिड़ा रहे हैं कि इनके साथ मीटिंग हो जाए असद के साथ। अच्छा। लेकिन वो मिलने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो तुर्की है उसने HTS को भड़काया है। इस बीच ये जो हम हयात तहरीर अल शम HTS की बात कर रहे हैं, उसके मुखिया की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अबू मोहम्मद अल गुलानी, बड़ी कलरफुल लाइफ इनकी है। एक्स अलकायदा, एक्स आइसिस, ईरान के कहने पे इराक में लड़ते हैं, अरेस्ट होते हैं, अमेरिकी जेल में 5 साल के लिए जाते हैं, फिर वापस आते हैं। फिर उन्हें कहा जाता है, अबू बकर अल बगदादी उनको कहते हैं कि तुम्हें सीरिया जाना चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए। तो वो सीरिया जाकर के लड़ते हैं। और जो नुसरा फ्रंट उन्होंने बनाया, जो सबसे बड़ा ऑपोजिशन अगर असद को, वहाँ बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स लड़ रहे हैं एक दूसरे से और सब मिलके लड़ रहे हैं असद से, तो जो सबसे बड़ा समस्या का कारण असद के लिए कोई ग्राउंड फोर्स थी तो वो नुसरा फ्रंट ही था। एक समय पे काफ़ी कट्टर हुआ करते थे, जो हिस्ट्री है। और अब उनकी तस्वीरें ऐसे आ रही हैं, वो अलेप्पो में जा रहे हैं एक नायक की तरह, झंडा लेके जा रहे हैं। और वही झंडा जिसको कभी जो इस्लामिक कट्टरपंथी थे वो ईश निंदा से जोड़ते थे या विधर्मी बताते थे उस झंडे को, उस मामले में थोड़ा सा मॉडरेट हुए हैं, बाकी ऑपोजिशन को साथ मिले। मैं ये भी देख रहा था कि ईसाइयों का एक वहाँ पे गांव है अलेप्पो के पास में, कस्बा, वहाँ जाकर के उनको अश्योर करके आए हैं कि हम लोग आए हैं लेकिन आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, वी आर लिबरेटर्स। तो इस शिफ्ट की उनको क्या ज़रूरत पड़ी है? ये हमें इसलिए उनकी जर्नी देखनी होगी। 2016 में जब ये कहा गया कि जो बगदादी उसने 13 के आसपास बनाया ISIS, पूरी दुनिया में इस्लामिक कैलिफेट की स्थापना, तो इसके खिलाफ जैसा उनका दावा है गुलानी का कि मैं इसके खिलाफ हूँ, और फिर वो अलग हुए, फिर HTS बना, और वो अलग अलग नामों से आपको मिल जाएगा। फिर 2016 में फाइनली वो HTS होता है। उसका जो मकसद है, एक जो मेन मकसद है कि कैलिफेट स्थापना करनी है, लेकिन सिर्फ सीरिया के अंदर। और वो सबसे बड़ा मकसद है उनको बशर अल असद को हटाना। इसलिए आपको ऐसे वीडियोज भी मिल जाएंगे कि
हम लिबरेट करने आए हैं आपको। जब भी कहीं किसी शहर पे कब्जा होता है उसके बाद गुलानी का एक वीडियो जारी होता है, उसमें इस तरह की बातें होती हैं। जो शिफ्ट की सबसे बड़ी वजह है, उनको एक आपको कह सकते हैं एक्सेप्टेंस चाहिए पूरी दुनिया से, क्योंकि यूएन ने, यूएस ने डेजिग्नेट कर रखा है, टेररिस्ट बता रखा है गुट को भी और गुलानी को भी। इसलिए वो स्वीकार्यता की ज़रूरत है। बाई चांस ऐसा कुछ होता है कि गुलानी राष्ट्रपति बने या फिर असद की सरकार, ये एक हाइपोथेटिकल सोच है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सपोर्ट की ज़रूरत उसको भी होगी। बिल्कुल। और गुलानी के दिमाग में शायद ये बात भी होगी कि अगर हम अपने काम करने के तरीके को नहीं बदलते तो अगर बगदादी को हिट किया जा सकता है, वो ठीक है, वो इनसाइड जॉब था, यूएस ने कहाँ से आके किया, इजरायलीज का क्या सपोर्ट था, या अंदर ही किसी ने दगा किया, वो बात की कहानी है। लेकिन आज अबू बकर अल बगदादी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनकी वो छवि थी। तो गुलानी को भी लगता होगा कि अगर मैं उसी छवि में बंधा रहूंगा तो फिर एक टारगेट मैं भी बनूंगा। और लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत है। आप जब पढ़ेंगे सीरिया वॉर, सिविल वॉर की कहानी, तो असद का जो सपोर्ट बचा रहा बहुत सारे ऐसे लोगों में जो माइनॉरिटीज़ थे, जो क्रिश्चियंस और दूसरे धर्मों के लोग, उन्होंने हमेशा ये बनाकर रखा कि हम असद को सपोर्ट करते हैं। उनका ये था कि ये बुरा है, लेकिन जो इसके बाद आएगा वो इससे ज़्यादा बुरा होगा। इसलिए गुलानी की एक मजबूरी ये भी है कि हम अपनी छवि बचा कर रखें। माइनॉरिटीज़ का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होगा। इसलिए शायद वो ईसाइयों के गांव में जाकर के उन्होंने वो एक पीआर स्टंट किया। आजकल, पहले गुलानी के वीडियोस नहीं आते थे, सब लोग जानते ही थे कि गुलानी नाम का एक शख्स है। हमने बताया ही कि इराक में लड़ाई की, सीरिया में बगदादी ने उनको भेजा, लेकिन वीडियो में नहीं आते। तो 2013 में अल जजीरा को उन्होंने दिया तो पीठ करके दिया कैमरे की तरफ। लेकिन 7-8 साल बाद जब CBS प्राइम का इंटरव्यू होता है तो टी शर्ट पहन के बैठते हैं। टी शर्ट में भी आपको, कोर्ट में भी कई वीडियोज में दिख जाएंगे। PBS का एक इंटरव्यू है मेरे ख्याल से, लिंक उसका देंगे आपको, आप देख सकते हो। उसमें इस तरह की बातें कि जो हो चुका वो पुरानी बातें थी, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम कुछ और निखिल मैं बता दूं जो वहाँ पर एक्टिव एक्टर्स हैं। तुर्की के बाद है अमेरिका। अमेरिका 2014 में गया था ISIS के खिलाफ लड़ने के लिए। उसके 900 के करीब सैनिक अभी भी हैं वहाँ पे। उसका ये है कि अगर ISIS का उभार होता है तो हम उसको दबाएंगे। फिर उसके बाद आपको अरब कंट्रीज़ मिलती हैं, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, UAE। इन्होंने शुरुआत में जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ उस वक्त सीरिया के जो विद्रोही गुट थे उनको समर्थन दिया, पैसे दिए, हथियार दिए, ये असद को हटाओ। वो सिया वर्सेस सुन्नी वाली बात, सुन्नी देशों ने, क्योंकि असद सिया हैं तो उनको हटाने के लिए। लेकिन बाद में जब 2022-23 की बात आती है, ऐसा लगा कि असद कहीं नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने उनके साथ समझौते करने शुरू किए। असद को अरब लीग में शामिल किया गया, सऊदी अरब ने मीटिंग की। और एक जो सबसे बड़ी 2 वजहें हैं इस तरह की वापसी की, एक तो कैप्टागॉन एक ड्रग है और वो बहुत सस्ते में बनता है, और सीरिया एक बड़ा सोर्स है, प्रोड्यूसर है उसका। क्या होता है कैप्टागॉन? एक आप मेथ की तरह समझ लीजिए, वो गोली होती है एक, और बहुत सस्ते में केमिकल से बनती है, और एक पेंडेमिक की तरह वो उभर रही है। नशा है। तो इस नशे का वहाँ व्यापार हो रहा है। बिल्कुल। और इस नार्को टेररिज्म से पैसा आ रहा है ऐसे। हाँ, वो असद को बचाने का एक सबसे बड़ा सोर्स है अभी पैसे का। अच्छा। और इसलिए अरब कंट्री चाहती हैं कि जब तक हम इनके साथ समझौता नहीं करेंगे तो ये रुकेगा नहीं। ये जहाँ पे भी आपको ऐसे फ्रेजाइल स्थितियाँ मिलेंगी ना, हर जगह आपको नार्को टेररिज्म अफगानिस्तान, म्यांमार ले लीजिए, अपने बगल में है। वहाँ जो प्रॉब्लम आपको मणिपुर में नजर आ रही है, उसका एक, मैं नहीं कह रहा हूँ वो एक डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें फॉरेन एंगल है नहीं। जो म्यांमार का नार्को टेररिज्म है उसके एलिमेंट्स वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। सेम प्रॉब्लम बांग्लादेश को आ रही है उसी विसिनिटी की वजह से। आप इधर अफगानिस्तान में देखिए, पाकिस्तान परेशान, फिर और उधर पश्चिम में जाएंगे, ये सीरिया का उदाहरण दे ही रहे हैं। साउथ अमेरिका में आप जाएंगे, आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिलेगा कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जो आपका देश का अगर जो स्ट्रक्चर है वो जगह पे नहीं है, और मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं, और एक सिविल वॉर वाली स्थिति है जहाँ प्रतिद्वंद्विता है,
कि राष्ट्रपति बड़ा है या कोई गुट बड़ा है, जो साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलता है, तो आपको ये हिजबुल्लाह लेबनान में मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा। तो इस तरह से ये लोग अपना पैसा कमाते हैं। जो लोग जैसे आप हिजबुल्लाह, अभिषेक कह रहे थे नॉन स्टेट एक्टर, लेकिन आप जाके हिजबुल्लाह के अगर ट्रूप्स को देखेंगे, उनके बेसिस को देखेंगे, आपको किसी फौज से पीछे नहीं लगेंगे। लेबनीज आर्मी से तो ज्यादा ताकतवर हैं, बिल्कुल, ज्यादा हथियार रखते हैं, मिसाइल्स रखते हैं। एयरक्राफ्ट मुझे आइडिया नहीं है, क्या पता होंगे, कम से कम बेसिक एयरक्राफ्ट तो उनके पास में होंगे, क्योंकि हुतीज के पास में एयरक्राफ्ट हैं, हाँ, और वो उड़ाते भी हैं, क्योंकि वहां पे भी यही जो सीरिया में स्थिति अभी बन रही है ना, कि एयरक्राफ्ट पीछे छोड़कर चले जा रहे हैं, और जो गवर्नमेंट फोर्सेस का वो फैक्शन है जो इनके तरफ से लड़ रहा है, जो बागी हो गया, वो इन सारे एयरक्राफ्ट को उड़ाते भी हैं। तो इस तरह से ये एक एक्सप्लोसिव मिक्स बनता है। हम और भी कुछ बताने जा रहे हैं? हाँ, एक लास्ट एक्टर जो है वहाँ पर यूरोपियन यूनियन, क्योंकि आप जब देखेंगे यूरोप में रिफ्यूजी क्राइसिस हुई और उसके बाद वहाँ की पॉलिटिक्स राइट विंग और लेफ्ट विंग में बटी और रेफ्यूजीज पे चुनाव लड़े जाने लगे, तो यूरोप के देश जो हैं अब ये चाहते हैं कि असद के साथ मिलकर बात की जाए, क्योंकि इनको लौटाना है, और अगर एक और क्राइसिस होती है तो वो इन्फ्लक्स बढ़ेगा, लोग और जाएंगे और फिर उनके लिए और प्रॉब्लम, और वो नहीं चाहते कि अब ऐसा हो। हाँ, अगर दमिश्क पे कब्जा होता तो 10 लाख लोग फिर जाएंगे यूरोप की तरफ। जैसे वो होम्स जब पहुंच रहे हैं, जो तीसरा सबसे बड़ा शहर है, तो उससे पहले लोग भाग रहे हैं वहां से। 8 लाख की आबादी वाला शहर है, लाखों लोग अभी तक भाग चुके हैं वहां से। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। पलायन इसीलिए होता है क्योंकि भाई इधर से हथियार, उधर से हथियार, ये हथियार वाले लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बीच में जिन पर गोलियां चलती हैं कई बार सिविलियंस होते हैं, और उनके नुकसान की भरपाई का कोई तरीका होता नहीं, स्पेशली एक ऐसी स्थिति में, सीरिया जैसी गृह युद्ध की स्थिति जहां कोई रिकोर्स नहीं है। तो आम लोगों के पास में यही एक चारा बचता है कि जो भी समेट करके लेके जाया जा सकता है उसको वो बैग्स में भरते हैं, अपने बच्चों को लेते हैं और जाते हैं। आपने बड़ी दुखद तस्वीरें देखी होंगी, कई लोग यूरोप की तरफ माइग्रेट होते हुए भूमध्य सागर में डूबे हैं। अलान कुर्दी, वो एक बच्चे की जो तस्वीर थी, वो एक ऐसी ही फैमिली से आता भी था। तो ये संकट है। तो निखिल, मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन भी बता देता हूँ हमारे दर्शकों के लिए भी, हम उसका लिंक भी देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक डॉक्यूमेंट्री है वॉइस न्यूज़ की, घोस्ट्स ऑफ अलेप्पो। जब 2011 में वहाँ चीज़ें हुई और लोग भागे, फिर वहाँ के लोगों ने कैसे जो सरकार की आर्मी थी उसके साथ लड़ाई की, और आपको दिखेगा वो शहर कभी मतलब वैभव का प्रतीक हुआ करता था, फिर वो एक भूतहा शहर में बदल गया। एक डॉक्यूमेंट्री है फॉर समा, आपको ये देखनी चाहिए, बहुत ही मार्मिक कहानी है। अरब स्प्रिंग के दौरान ही जब वॉर हो रहा है सीरिया में, अलेप्पो में ही एक लड़की है, उसको प्यार होता है, एक बच्ची जन्म लेती है फिर समा नाम से, और उसको गोलियों की आवाज़ कैसे सुनाई देती है और वो कैसे डरती है और कैसे उसको वहाँ से फिर निकाला जाता है, उसकी कहानी है। मेरे ख्याल से PBS पर है, तो वो वहाँ देख सकते हैं, वो सब्सक्रिप्शन वाला मैटर है। एक डॉक्यूमेंट्री है वाइट हेलमेट्स, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं सीरिया वॉर के, कहीं भी हमला हुआ या फिर बमबारी हुई तो सबसे पहले पहुंचते हैं लोगों को बचाने के लिए, वो वाइट हेलमेट्स लगाते हैं और उनका नाम ही पड़ गया है वाइट हेलमेट्स। नेटफ्लिक्स पे ये डॉक्यूमेंट्री है और आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। इसे ऑस्कर भी मेरे ख्याल मिला था क्या? ऑस्कर में गई थी, मुझे ये याद नहीं आ रहा कि उन्होंने जीता या नहीं। आपको एक किताब पढ़नी चाहिए, आवर बॉडीज देयर बैटलफील्ड। ये क्रिस्टीना लैम्ब हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है, जो मिडिल ईस्ट में वॉर्स हुए और पूरी दुनिया में उसका महिलाओं पर क्या असर पड़ता है, और कैसे जो युद्ध लड़ने वाले हैं लड़ाई का इस्तेमाल महिलाओं को परेशान करने के लिए, उनको अब्यूज करने के लिए करते हैं, आपको वो दिखेगा। ये सीरिया की बात थी, अब हमें जाना है नेपाल, जहाँ पर चीन की अब देखने वाले की नज़रिए पर वो डिपेंड करता है, दखलंदाजी बढ़ रही है, या अगर आपने पुलिस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो चीन का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात खूब होती थी, काफ़ी सारे प्लान्स अनाउंस भी हुए, नेपाल ने उस पर दस्तखत किए, लेकिन बड़े लंबे समय तक के ये बातें रहीं। अब लेकिन चीन की सरकार ने फंड्स रिलीज़ करने चालू किए हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। अभिषेक, हम किस तरह के इंफ्रा की बात कर रहे हैं? निखिल, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है शी जिनपिंग का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 2013 में लॉन्च किया था। पूरी दुनिया को जोड़ने की बात हुई थी, सी रूट, रेलवे, लैंड रूट, इस तरह से। तो उन्होंने जो ऐसे गरीब देश या विकासशील देश हैं उसमें पैसे दिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो बहुत सारे देशों ने ज्वाइन किया।
तकरीबन 139 देश हैं अभी BRI में। पूरी दुनिया में आपको 200 देश मिलेंगे, उसमें से 2/3 चाइना के उसमें। नेपाल ने 2017 में ज्वाइन कर लिया था, लेकिन कभी किसी प्रोजेक्ट पे बात नहीं हुई। अब KP शर्मा ओली जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी अपने पहले विदेशी दौरे पर इस कार्यकाल के वो गए थे चीन। आमतौर पर भारत नेपाल के प्रधानमंत्री, ऐसे मालदीव में भी होता था, वो पहले भारत जो आते फर्स्ट थे, विजिट इंटरनेशनल होती थी इन देशों में, वो हिंदुस्तान आते थे। लेकिन अब वो चीन गए और अभी बुधवार यानी 4 दिसंबर को उनकी उपस्थिति में समझौते पर दस्तखत हुए। और दस्तखत में ये है कि हिमालयन मल्टी डायमेंशनल रूट बनेगा, उसमें आपको एयरपोर्ट्स मिलेंगे, लैंड रूट्स, रेलवे, इन सब के जो प्रोजेक्ट हैं इस पे चाइना पैसा दे रहा है और ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द से उड़ान भरने वाला है। और ये भारत के लिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये भारत के लिए झटके वाली बात है। और होगी ही। आप ये देखेंगे कि नेपाल की जिस तरह से सीमा हिंदुस्तान से मिलती है, 3 तरफ से हिंदुस्तान है, एक तरफ चीन है, लेकिन चीन जहाँ पे है वहाँ पे हिमालय है। तो नेपाल का अगर कोई फिजिबल कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड है तो वो भारत के रास्ते ही है। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से नेपाल की तरफ जो सड़कें जाती हैं या जो रेलवे लाइंस पहले हुआ करती थी, उनमें से कुछ को अब ब्रॉडगेज किया गया, उनमें उन्नयन बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। अभी भी कनेक्टिविटी जैसी थी उससे थोड़ी ही बेहतर हुई है। क्या वजह लगती है अभिषेक कि आप खुद मिथिला से आते हैं, वहाँ से बहुत दूर नेपाल नहीं है और आना जाना लोगों की रिश्तेदारी भी वहाँ पे होती है, उतना इन्वेस्टमेंट इंडिया कभी डिलीवर नहीं कर पाया? हमने बहुत सारे डैम्स उनको बना के दिए हैं, उनका एयरपोर्ट हमने बना के दिया है त्रिभुवन, इंडियन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो ये कनेक्टिविटी वाले प्रोजेक्ट्स हैं कि बहुत इजी हो जाए दिल्ली से ट्रेन पकड़ के नेपाल जाना, वो नहीं हो पाया। और उनकी जो आपत्ति है कि भारत का जो रवैया रहा है वो एक बड़े भाई से ज़्यादा वो दादागिरी वाला रहा है कि हम ज़बरदस्ती करेंगे। कि आपको 2014-15 के आसपास जब ब्लॉकेड हुआ उस समय भी उनकी नाराज़गी यही थी। तो फिर बाद में जब KP शर्मा ओली आते हैं तो वो काला पानी, लिपुलेख को लेकर विवाद हुआ बहुत बड़ा, और बाद में जब वो हटे तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि भारत के इशारे पर मेरा तख्ता पलट हुआ। अभी जब वो प्रचंड के साथ सरकार चला रहे थे और प्रचंड थोड़े थोड़े भारत के करीब आ रहे थे, फिर बाद में उनकी सरकार गिरी। फिर ये चर्चा हुई कि KP शर्मा ओली को चीन ने पुश किया, फिर वो सरकार गिरी और चीन के इशारे पर। नहीं, ये रीजनल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में तो भारत का प्रदर्शन मतलब बहुत अच्छा तो नहीं रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक नेपाल का उदाहरण हमारे सामने है। आप देख लीजिए, पहले जितनी रेलवे लाइंस थी अभी भी मोर और लेस उतनी है। ये ज़रूर है कि वो पहले नैरो गेज या मीटर गेज रही होंगी, उनको ब्रॉड गेज कर दिया गया है। एक आध कोई नया प्रोजेक्ट आपने डाला है, लेकिन वो नेपाल में बहुत डीप नहीं जाती हैं, प्लेन्स के एरिया तक के जाती हैं, उससे आगे का नहीं है। और अभी भी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उनका एग्जीक्यूशन आपको बहुत स्लो मिलेगा। आप बांग्लादेश पे आ जाइए, हमने बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी रेलवे लाइंस बनाई हैं, बहुत सारे ब्रिजेस बना करके दिए, गिफ्ट किए हैं बांग्लादेश को। लेकिन जो अगरतला से जो अखौरा वाला लिंक है वो कनेक्ट हो गया है, लेकिन क्या उस पर पैसेंजर ट्रेन चल रही है? वो जो आपने एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन बनाया वहाँ लोग पासपोर्ट दिखा के जा पा रहे हैं? आंसर इज नो। वो एक सितवे पोर्ट तक हम जाने वाले थे, मल्टी मोडल का कलादान, जिसके अंदर आपकी रेल रूट की बात भी है, जिसके अंदर रोड्स की बात भी है और पोर्ट कनेक्टिविटी की बात भी है। वो मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था, मैं MA कर रहा था, तब से वो चल ही रहा है। और ये प्रायोरिटीज़ वाली बात है कि आप कैसे अपने पड़ोसियों के साथ संबंध रखना चाहते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर आप मतलब बात करते रहिए कनेक्टिविटी 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 रोटी बेटी, लेकिन जब आप एक रेलवे लाइन दाग देंगे ना वहाँ के किसी बड़े शहर तक, जैसे काठमांडू तो एक हिल स्टेशन है, पता नहीं वहाँ कब जाएगी, लेकिन वहाँ के और बड़े अर्बन सेंटर्स को आपको हिट करने से कौन रोक रहा है? बिल्कुल। तो उसमें काफ़ी आपको हर देश में ये दिखेगा जो भारत के पड़ोसी हैं, वहाँ हम तब जाकर चेते हैं जब कोई दूसरा देश आ गया। जैसे श्रीलंका में हुआ, राजपक्षे का ये कहना था कि हमने पहले ऑफर भारत को दिया था हम्बन टोटा को लेकर, लेकिन वो चीन ले गया। मालदीव में यही दिक्कत हुई, बाद में अब रिश्ते थोड़े बेहतर हुए हैं। फिर जब श्रीलंका के दिन पूरी तरह से खराब हुए तो फिर हिंदुस्तान ने खजाना खोला, IMF से ज्यादा पैसा दिया, बिना शर्त के दिया। लेकिन वो स्थिति बनी क्यों? मतलब आप उतनी जगह छोड़िए ही मत। और इसमें शायद वो भी हो जाता है कि स्पेशली इंडियन मीडिया में उसी तरह से उस चीज़ को रिपोर्ट भी किया जाता है कि शेख हसीना दोस्त है और खालिदा जिया दुश्मन है। वैसे ही हम एक KP शर्मा ओली इस प्रो चाइना और कोई एक वहाँ का दूसरा व्यक्ति पकड़ेंगे प्रो इंडिया, हम वहाँ कहेंगे कि मुइज़्ज़ू ऐसे हैं तो उनके विरोधी ऐसे हैं। तो हमने एक जगह एक पॉलिटिकल पार्टी और एक नेता को पकड़ के जो होने वाली डिप्लोमेसी है, मुझे लगता है उसका नुकसान रहा है। जी।
खैर ये बात नेपाल की रही। नेपाल के बाद हम दक्षिण कोरिया की बात करेंगे संक्षेप में कि वहाँ अपडेट्स क्या आए हैं। राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया, हटाना पड़ा तुरंत। रक्षा मंत्री की उनकी बलि हो चुकी है, बाकी लोगों का नंबर आ ही रहा है। अब बात ये हो रही है कि उनकी अपनी पार्टी उनको बेदखल करना चाहती है। 2-3 अपडेट्स हैं। आज 6 दिसंबर यून सुक योल जो राष्ट्रपति हैं उनको संसद जाना था और ये खबर भी चली कि वो संसद जा रहे हैं, लेकिन बीच में ही फिर वो वापस लौट गए। फिर उन्होंने जो पार्टी के लीडर हैं उनको मिलने के लिए बुलाया, जो उनकी पार्टी है पीपल पावर पार्टी, उनके लीडर को अपने घर पे मिलने के लिए बुलाया। और जब वो लीडर निकले बाहर से मीटिंग से, तो उनका कहना था कि मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे मैं अपना फैसला बदल लूँ। फैसला ये कि यून सुक योल को पार्टी से निष्कासित किया जाए। और निष्कासन का ये मतलब है कि जो इम्पीचमेंट मोशन लाया गया है वो पार्टी पीपल पावर पार्टी अपने ही नेता के खिलाफ जाकर वोट कर सकती है। उस स्थिति में जाना होगा वापस। 1-2 रिपोर्ट्स और आई हैं कि जब मार्शल लॉ लगा तो उनकी तैयारी ये थी कि जो उनकी पार्टी के लीडर हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए, विपक्षी पार्टी है उनके लीडर को भी गिरफ्तार किया जाए, और एक लिस्ट थी लंबी कि इन नेताओं को गिरफ्तार करके हटाया जाए। मतलब उतना भी अचानक नहीं था, इन्होंने प्लान किया था। और दूसरी चीज़, एक अपडेट ये है कि जो अभी एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर हैं कार्यवाहक, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर का इस्तीफा हो चुका है, तो उन्होंने कहा है कि अगर अभी मार्शल लॉ दोबारा लगता है तो मैं उसका पालन नहीं करवाऊंगा। ये वो कह चुके हैं। अच्छा, क्योंकि अभी भी योल के पास ये पावर है तो सही कि वो चाहे दोबारा लगा दें, मतलब टेक्निकली वो पॉसिबल है। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि जिस तरह की कार्रवाई वहाँ मार्शल लॉ के एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ चीफ ऑफ स्टाफ पे हुई है, ये भी देखना पड़ेगा कि इस बार फौज कितना कंप्लाई करेगी। हाँ, फौज के कई अधिकारियों को निकाला गया है जो स्पेशल फोर्सेस के अधिकारी थे कि आपने माना कैसे, उनको भी हटाया गया है। अभी बहुत सारे लोगों की अभी बलि ली जाएगी। मतलब एक वो पर्ज वाली चीज हमको देखने के लिए मिलेगी कि जितने भी लोगों ने कॉल ऑफ ड्यूटी के बाहर जाकर के इस कू में समर्थन, बहुत लोग वैसे इस बारे में बच जाएंगे कि मुझे ऑर्डर्स थे इसलिए मैंने किया, ये हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत देखा है। लेकिन कई लोगों की जिम्मेदारी तय की जाएगी, वो इतनी आसानी से इसको जाने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं। क्योंकि उनका 30 या 40 साल में, जब वो साउथ कोरिया में भी डिक्टेटर्स ही हुआ करते थे एक लंबे समय तक के, लेकिन 80s के बाद नहीं हुए। हाँ। तो उनका 40 साल का रिकॉर्ड खराब हुआ है इस घटना से। इससे पहले उनके प्रेसिडेंट्स के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, उनको छोड़ना भी पड़ा है। योल खुद एक एंटी करप्शन क्रूसेडर ही थे आने से पहले, प्रोसिक्यूटर थे, लेकिन मार्शल लॉ नहीं लगा था इससे पहले। अब वो लग रहा है तो बड़ी बदनामी हुई है, बड़ा नाम खराब हुआ है, और वहाँ के सिस्टम में, वहाँ के मिडिल क्लास में बड़ा इस चीज को लेकर, और ये भी कहा जा रहा है कि फिर आप में और नॉर्थ कोरिया में कितना फर्क है, तो उसको लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। तो अभी कुछ दिन आप राजदूत में लगातार साउथ कोरिया से आने वाले अपडेट्स देखते रहेंगे। हम अगले किसी अपडेट में ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि नॉर्थ कोरिया में इन सारे डेवलपमेंट्स को किस तरह से देखा जा रहा है। उस एपिसोड को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए खबरगांव के साथ।